क्या कभी ऐसा लगता है कि पिछले 500 सालों से हम जिस तरीके से सीखते आ रहे हैं ना, मतलब चुपचाप एक क्लासरूम में बैठकर बस किसी टीचर को बोलते हुए सुनना, शायद वो जैविक रूप से या बायोलॉजिकली जानकारी याद रखने का सबसे खराब तरीका हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत अजीब बात है क्योंकि अगर हम चिकित्सा या मेडिकल फील्ड को देखें ना, तो वहाँ डायग्नोसिस बहुत सटीक होता है। हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में एक साफ सफेद लकीर दिख जाएगी। बिल्कुल, डॉक्टर तुरंत बता देगा कि भाई समस्या यहाँ है। लेकिन जब हम शिक्षा या फिर सीखने की प्रक्रिया की दुनिया में आते हैं, जिसे हम नॉलेज ट्रांसफर कहते हैं, तो अचानक से वो एक्सरे मशीन जैसे काम करना ही बंद कर देती है। सही कहा। सब कुछ बहुत धुंधला सा लगने लगता है और यही धुंधलापन ना शिक्षा के क्षेत्र की सबसे बड़ी पहेली है। चिकित्सा में समस्या सामने दिखती है, लेकिन क्लास में जब कोई छात्र कुछ नहीं सीख पा रहा होता तो वो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। हाँ, मतलब वो शायद हाँ में सिर भी हिला रहा हो, टीचर की तरफ देख भी रहा हो। एकदम सही, लेकिन उसके दिमाग के भीतर ज्ञान का निर्माण क्यों नहीं हो रहा, ये कोई नहीं देख पाता। चलो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण या डीप डाइव में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हमारी आज की चर्चा तक्षशिला रिसर्च पेज साइट पर प्रकाशित शिव नारायण के एक बेहद दिलचस्प शोध पत्र पर आधारित है, जिसका शीर्षक है वर्बल टीचिंग इन द क्लासरूम, अ स्टडी ऑफ टॉकिंग स्कूल डायनामिक्स। बिल्कुल। और इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि बचपन से हम जिस टॉकिंग स्कूल्स के माहौल में पले बड़े हैं ना, जहां बस एक टीचर लेक्चर देता है और छात्र बिना कुछ किए सुनते हैं, उस प्रणाली में आखिर क्या खामियां हैं और कैसे लर्नोग्राफी और ब्रेन पेज निर्माण जैसी नई बातें इस पूरी व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। इस शोध पत्र की ना सबसे अहम बात यह है कि ये केवल शिक्षा प्रणाली की बुराई नहीं करता, ये सीधे तौर पर न्यूरोसाइंस यानी हमारे दिमाग के काम करने के नजरिए से ये समझाता है कि मौखिक शिक्षण या वर्बल टीचिंग असल में काम क्यों नहीं करती। यानी ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि क्या गलत है, बल्कि क्यों गलत है। बिल्कुल। ज्ञान केवल तभी मूल्यवान है जब उसे पूरी तरह से समझा जाए और दिमाग उसे लंबी अवधि के लिए अपने भीतर जगह दे। तो फिर इसी टॉकिंग स्कूल के कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं। शोध के अनुसार इन स्कूलों में जहां टीचर लगातार बोलते हैं, वहां एक फायदा तो है कि वास्तविक समय पर बातचीत हो पाती है। हाँ, रियल टाइम इंटरैक्शन मिलता है और कुछ हद तक स्पष्टता भी आ जाती है। सही बात है। लेकिन अगर इसकी कमियों की बात करें ना, तो मुझे एक एनालॉजी याद आती है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी छलनी में पानी भरने की कोशिश करना। अरे वाह, बहुत सटीक उदाहरण है। छलनी में पानी रुकता ही नहीं है। वही तो। मौखिक शिक्षण से छात्रों की वर्किंग मेमोरी पर बहुत ज्यादा भार पड़ता है। जानकारी लगातार दी जा रही है, लेकिन वो दिमाग में रुक नहीं रही है, सब रिश्ता जा रहा है। और उस छलनी वाले उदाहरण को अगर वैज्ञानिक रूप से देखें ना, तो वर्किंग मेमोरी की एक बहुत सख्त सीमा होती है। जब कोई टीचर लगातार बोलता है तो जानकारी मुख्य रूप से हमारे ऑडिटरी कॉर्टेक्स से टकराती है। अच्छा, तो ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स क्या है? ये दिमाग का वो हिस्सा है जो ध्वनियों को या आवाज़ों को प्रोसेस करता है। यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का इलाका है। ये जानकारी को बहुत कम समय तक ही रोक पाता है। तो मतलब जैसे जैसे नए शब्द आते हैं, पुराने वाले मिटते जाते हैं? एकदम सही समझे। जब लगातार नए वाक्य और नए कॉन्सेप्ट कानों में पढ़ते रहते हैं तो पुरानी जानकारी मिटती जाती है। इसीलिए इसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं। मतलब दिमाग के प्रोसेस करने की क्षमता से कहीं ज्यादा जानकारी उस पर थोप दी जाती है। हाँ, और फिर छात्र बस पैसिव या निष्क्रिय श्रोता बन जाते हैं। ज्ञान सतही रह जाता है। लेकिन यहाँ मुझे एक दुविधा है, एक सवाल है। अगर कोई विषय बहुत जटिल है, मान लीजिए कोई क्वांटम फिजिक्स समझा रहा है और वो टीचर बहुत ही शानदार और कहानी की तरह आकर्षक लेक्चर दे रहा है, तो क्या वो अच्छा लेक्चर उस जटिल विषय को आसान और हमेशा के लिए याद रखने लायक नहीं बना देता? हाँ, यहीं पर विज्ञान हमारे सामान्य ज्ञान को चुनौती देता है। दिलचस्प बात यह है कि लेक्चर चाहे कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, हमारा दिमाग उसे एक पैसिव घटना के रूप में ही प्रोसेस करता है। अच्छा, मतलब आकर्षण से भी कुछ नहीं होता। देखिए, आकर्षक होने से इंसान की एकाग्रता या फोकस कुछ देर के लिए बढ़ सकता है, लेकिन वो ज्ञान गहरे न्यूरल सर्किट्स में नहीं जाता। केवल सुनने से समझ सिर्फ क्षणिक पैदा होती है, थोड़ी देर के लिए। तो क्लास में बैठकर हाँ में सिर हिलाने का मतलब ये नहीं है कि कुछ याद हो रहा है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि न्यूरॉन्स के बीच कोई स्थायी संपर्क बन रहा है। ये तो बहुत ही डरावना विचार है।
मतलब जो कोई भी किसी अहम मीटिंग की तैयारी कर रहा हो या किसी कॉर्पोरेट सेमिनार में बैठा हो, उसे ये समझना चाहिए कि सिर्फ जानकारी सुनना काफी नहीं है। हम सभी के साथ ऐसा हुआ है ना, किसी 2 घंटे की लंबी प्रेजेंटेशन में बैठे हैं, आंखें खुली हैं, स्क्रीन के तरफ देख रहे हैं, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही आधा प्रेजेंटेशन दिमाग से गायब हो जाता है, हवा हो जाता है एकदम। और वो इसलिए गायब हो जाता है क्योंकि वो केवल ऑडिटरी चैनल से आई थी, सिर्फ कानों से। जब तक कोई व्यक्ति उस जानकारी के साथ शारीरिक या मोटर स्तर पर जुड़ता नहीं है ना, तब तक दिमाग उसे लंबे समय तक सहेजने लायक नहीं मानता। मतलब दिमाग सोचता है कि ये बेकार है? हाँ, दिमाग ऊर्जा बचाने में बहुत माहिर है। जो जानकारी निष्क्रिय रूप से आती है, दिमाग उसे अनावश्यक समझकर बस हटा देता है, डिलीट कर देता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है और थोड़ी हैरान करने वाली भी। जब क्लास में लोग केवल सुन रहे होते हैं और वर्किंग मेमोरी ओवरलोड हो रही होती है, तो दिमाग उस खालीपन को कैसे भरता है? शोध में मिरर न्यूरॉन्स नाम की एक चीज का जिक्र है। हाँ, मिरर न्यूरॉन्स। हाँ, इसने मेरे सोचने का नजरिया ही बदल दिया। ये बताता है कि छात्र असल में विषय को नहीं सीख रहे होते हैं, बल्कि वे कुछ और ही कर रहे होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स का विज्ञान इस पूरे शोध का ना एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। इंसान जैविक रूप से नकल करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। इमिटेशन हमारा बेसिक नेचर है। अच्छा, तो क्लास में इसकी वजह से क्या होता है? तो जब छात्र क्लास में निष्क्रिय बैठे होते हैं, तो ज्ञान का निर्माण तो हो नहीं रहा होता, इसलिए उनके मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और आसपास के माहौल को कॉपी करने लगते हैं। मतलब अनजाने में टीचर के बोलने के तरीके या उनके हाव भाव की नकल। हाँ, हाव भाव की नकल, या फिर क्लास में फैले बोरियत और अनुशासनहीनता के व्यवहार की नकल। अरे बाप रे! मतलब अगर कोई छात्र गणित की क्लास में बैठा है और सिर्फ टीचर को बोलते हुए सुन रहा है, तो उसका दिमाग गणित के फॉर्मूले को प्रोसेस नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं। वो इस बात को प्रोसेस कर रहा है कि टीचर हर 2 मिनट में अपना चश्मा कैसे ठीक करता है या बगल वाला छात्र कैसे जमाई ले रहा है। ठीक ऐसा ही होता है। टॉकिंग स्कूल्स में अक्सर ज्ञान के हस्तांतरण की जगह व्यवहार की नकल ज्यादा होती है। छात्र ये सीख जाते हैं कि ध्यान देने का नाटक कैसे करना है। ये तो बहुत अजीब है। हाँ, वे एक दूसरे की आदतों को अपना लेते हैं। इसलिए कई बार एक ही क्लास के सभी छात्रों में एक खास तरह का व्यवहार विकसित हो जाता है, भले ही उनके ज्ञान का स्तर बिल्कुल अलग अलग हो। ये तो पूरी शिक्षा प्रणाली पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसी बात से शोध का एक और हिस्सा जुड़ता है। शोध कहता है कि आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली लिम्बिक साइंस पर चल रही है। हाँ, लिम्बिक सिस्टम। जहां तक मुझे पता है, लिम्बिक सिस्टम तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो भावनाओं और प्रेरणा को संभालता है, मोटिवेशन देता है। हाँ, सही कहा। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम आज तक बच्चों को बस प्रेरित करके या डरा कर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने तो हमेशा सोचा था कि अगर कोई छात्र प्रेरित है, मोटिवेटेड है, तो वो कुछ भी सीख सकता है। क्या प्रेरणा होना गलत है? प्रेरणा होना गलत नहीं है, लेकिन केवल प्रेरणा के भरोसे छोड़ देना गलत है। देखिए, लिम्बिक सिस्टम एक भावनात्मक ट्रिगर जरूर देता है। मतलब धक्का लगाता है शुरुआत में। अच्छा, ये किसी को पढ़ने के लिए कुर्सी पर बैठा सकता है या परीक्षा के डर से रात भर जगा सकता है, लेकिन ये असली कॉग्निटिव या मोटर साइंस नहीं है। तो ये जो सख्त निर्देश है या भारी होमवर्क है, ये सब क्या है? ये सब सिर्फ बाहरी दबाव है। जब तक दिमाग के मोटर सर्किट्स काम नहीं करेंगे, तब तक वो प्रेरणा किसी ठोस ज्ञान में नहीं बदलेगी। तो ये कहा जा सकता है कि लिम्बिक सिस्टम गाड़ी के इंजन को स्टार्ट तो कर सकता है, लेकिन गाड़ी को सही रास्ते पर चलाने के लिए स्टीयरिंग और पहियों का होना जरूरी है, जो शायद वो मोटर साइंस है। बहुत खूब, बिल्कुल यही बात है। और यही कारण है कि टॉकिंग स्कूल्स केवल टॉकिंग स्टूडेंट्स पैदा कर रहे हैं। टॉकिंग स्टूडेंट्स मतलब जो सिर्फ बातें बनाते हैं? हाँ, ऐसे लोग जो जानकारी को रटकर बोल तो सकते हैं, लेकिन जब उस जानकारी को किसी व्यवहारिक काम में या प्रैक्टिकल टास्क में बदलने की बारी आती है, तो वे पूरी तरह फेल हो जाते हैं। इस अंतर को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बात करना और काम करना दिमाग के 2 अलग-अलग हिस्से संभालते हैं। बिल्कुल। जब कोई इंसान किसी सिद्धांत पर लंबा चौड़ा भाषण दे सकता है, लेकिन उसे असल जिंदगी में लागू नहीं कर पाता, तो इसका सीधा मतलब है कि जानकारी सिर्फ लिम्बिक और ऑडिटरी स्तर तक ही रह गई है। वह शरीर के मोटर सर्किट्स तक पहुंची ही नहीं है। एकदम सही। तो फिर असली सवाल ये है कि अगर केवल बोलना काम नहीं कर रहा, सुनना काम नहीं कर रहा और केवल प्रेरणा देना भी काफी नहीं है, तो आखिर ज्ञान दिमाग की गहराई तक पहुंचेगा कैसे? और यहीं पर इस शोध का समाधान वाला हिस्सा सामने आता है।
जिसे ब्रेन पेज स्कूल्स और लर्नोग्राफी कहा गया है। लर्नोग्राफी, ये विचार एक टीचर केंद्रित प्रणाली को पूरी तरह से छात्र केंद्रित प्रणाली में बदलने की बात करता है ना? हाँ, और शोध में इसे समझाने के लिए घुड़सवारी की एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी गई है। उसमें कहा गया है कि घुड़सवार हमारा कॉग्निटिव हिस्सा है और घोड़ा हमारा शरीर। लेकिन मुझे ये पूरी तरह से समझ नहीं आया। क्या इस घुड़सवारी के उदाहरण को दिमाग और शरीर के संदर्भ में थोड़ा आसान भाषा में समझाया जा सकता है? इसे ऐसे कल्पना कीजिए कि जब कोई घुड़सवारी करता है तो घुड़सवार के पास दिशा होती है, लक्ष्य होता है। वो दिमाग का कॉग्निटिव हिस्सा है जो सोचता है। ठीक है, समझ गई। दोनों के बीच एक शारीरिक समन्वय या कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। क्लास में भी ऐसा ही है। दिमाग यानी घुड़सवार तब तक कुछ नहीं सीख सकता जब तक शरीर यानी घोड़ा उस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल ना हो। तो अगर हम दो अलग-अलग छात्रों की कल्पना करें जो एक ही जटिल विषय सीख रहे हैं, जैसे कंबशन इंजन कैसे काम करता है, एक छात्र टॉकिंग स्कूल में है और दूसरा ब्रेन पेज स्कूल में, तो दोनों के अनुभव में जमीनी स्तर पर क्या फर्क होगा? बहुत बड़ा फर्क होगा। टॉकिंग स्कूल वाला छात्र चुपचाप बैठेगा, एक एनिमेशन देखेगा और टीचर को इंजन के पुर्जों के नाम लेते हुए बस सुनेगा। मतलब उसका ऑडिटरी कॉर्टेक्स और शॉर्ट टर्म मेमोरी ओवरलोड हो जाएगी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो ब्रेन पेज स्कूल का छात्र है, वो सिर्फ सुनेगा नहीं, वो अपने हाथों का इस्तेमाल करेगा, पुर्जों का नक्शा बनाएगा, आकृतियां खींचेगा और शारीरिक रूप से नोट्स का निर्माण करेगा। अच्छा, तो वो करके सीखेगा। हाँ, और इसी मोटर साइंस के प्रयोग से उसके दिमाग में स्मार्ट ब्रेन पेज बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ शोध में एक बहुत ही भारी भरकम वैज्ञानिक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, सेरिबेला बेसल गैंग्लिया सर्किटरी। ये पढ़ने में जितना जटिल है, क्या इसका काम भी उतना ही जटिल है? नाम थोड़ा डरावना है, लेकिन काम बहुत सीधा है। असल में ये हमारे शरीर का ऑटो पायलट बिल्डर है। ऑटो पायलट मतलब अपने आप चलने वाला? हाँ, जैसे जब कोई पहली बार कार चलाना सीखता है तो उसे हर चीज सोचनी पड़ती है कि क्लच कब दबाना है, गियर कैसे बदलना है। ये कॉग्निटिव लोड है। हाँ, शुरू में तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। लेकिन 1 महीने बाद वो इंसान किसी से बात करते हुए भी आराम से गियर बदल लेता है। ये कैसे होता है? तो क्योंकि उसे आदत हो जाती है, शरीर को याद हो जाता है। और ये याद करवाता है बेसल गैंग्लिया। बार बार शारीरिक मूवमेंट करने से ये हिस्सा उस जानकारी को गहरे सर्किट्स में फिक्स कर देता है। लर्नोग्राफी इसी मोटर साइंस का उपयोग किताबी ज्ञान को गहरे सर्किट्स में फिक्स करने के लिए करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रणाली में टीचर वो ज्ञान देने वाला देवता नहीं रह जाता जो बस मंच पर खड़ा होकर सब कुछ बता रहा हो। बिल्कुल नहीं। टीचर सिर्फ एक सहयोगी या मॉडरेटर बन जाता है। और छात्र स्वयं छोटे शिक्षक या मॉडल लर्नर्स बन जाते हैं जो लिखकर, बनाकर और सक्रिय रूप से काम करके अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रतिमान बदलाव है, एक पैराडाइम शिफ्ट। जब छात्र खुद छोटे शिक्षक की तरह काम करने लगते हैं तो वे जानकारी को सिर्फ ले नहीं रहे होते, वे उसे प्रोसेस करके एक नए रूप में पेश कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ मैं फिर से थोड़ा उलझ रही हूँ। ये जो ब्रेन पेज मॉड्यूल है, ये क्लास में असल में बनता कैसे है? स्रोत में कई तकनीकी शब्दों की एक झड़ी सी लगी हुई है। हाँ, कई टेक्निकल टर्म्स हैं उसमें, जैसे डेफिनेशन स्पेक्ट्रम, 7 KT डायमेंशंस यानी नॉलेज ट्रांसफर डायमेंशन और स्पेक्ट्रम बुक। और सबसे ज्यादा जिसने मुझे चकरा दिया वो थे जिड स्ट्रीम और साइक्लोजिड। तो आखिर इसका मतलब क्या है? इन विज्ञान कथा जैसे लगने वाले शब्दों के पीछे की असल जमीनी सच्चाई क्या है? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें और इन भारी शब्दों को आम जीवन के उदाहरणों से जोड़ें तो ये पूरी प्रक्रिया एक यात्रा की तरह है। कैसी यात्रा? मान लीजिए ज्ञान एक पानी की टंकी में है जिसे शोध में सोर्स पेज या किताब कहा गया है। वहां से उसे एक पाइपलाइन के जरिए ब्रेन पेज यानी छात्र के दिमाग में जाना है। ठीक है, टंकी से दिमाग तक। यहाँ जिड स्ट्रीम का मतलब है ज्ञान का वो तेज और निरंतर प्रवाह जो बिना किसी रुकावट के बह रहा है। पानी का बहाव। हाँ, और साइक्लोजेड वो मोटर चक्र या मोटर लूप है जो इस प्रवाह को बनाए रखने के लिए लगातार काम करता रहता है। यानी जिड स्ट्रीम वो पानी का बहाव है और साइक्लोजेड वो मोटर पंप है जो इस बहाव को रुकने नहीं देता। लेकिन दिमाग के अंदर ये पंप चलता कैसे है? ये पंप चलता है मोटर फिंगर मैपिंग से। आसान शब्दों में कहें तो पेंसिल की ताकत से। अच्छा, लिखने से? हाँ, जब कोई लिखते हुए, डायग्राम बनाते हुए या कॉन्सेप्ट को कागज पर उकेरते हुए सीखता है तो वो केवल उंगलियों नहीं चला रहा होता,
वो मोटर साइंस के अपर लिम्ब और ब्रेकियल प्लेक्सस नाम के नसों के जाल का इस्तेमाल कर रहा होता है। बाप रे, नसोहर जाल। हाँ, ये हरकत दिमाग के हार्डवेयर में एक नया हाईवे बनाने जैसी है। जब हाथ चलता है तो वो दिमाग को सिग्नल भेजता है कि ये जानकारी महत्वपूर्ण है, इसे स्थायी रूप से सहेज लो। ये तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। मतलब जो हाथ की हरकतें हैं, उंगलियों का चलना है, वो सीधे दिमाग के हार्डवेयर में नई कोडिंग कर रहा है। इसमें रटने जैसा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, ये रटने का विज्ञान है ही नहीं। इसी संदर्भ में शोध में इंसुला बॉक्स का भी जिक्र है। ये बताया गया है कि जब बच्चे खेलते हैं तो उनका दिमाग अलग तरह से काम करता है और जब वे सीखते हैं तो अलग तरह से। ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये दिमाग के तारों के जुड़ने का विज्ञान है। इंसुलर बॉक्स हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो अनुभव और भावनाओं को जोड़ता है। जब बच्चे खेलते हैं तो ये बॉक्स लिम्बिक सिस्टम से जुड़ जाता है, जिससे उन्हें आनंद और खुशी का एहसास होता है। ये खेलना है। और जब वे सीखते हैं तब जब बच्चे साइक्लोसिडेटिव यानी लिखने और मैप बनाने के जरिए नॉलेज ट्रांसफर करते हैं तो यही इंसुलर बॉक्स खुशी वाले हिस्से से हटकर सीधे मोटर सर्किट से जुड़ जाता है। ये ब्रेन पेज मॉडल बनाता है। यानी खेल का आनंद और सीखने की गहराई दोनों के रास्ते दिमाग में बिल्कुल अलग अलग हैं। हम खेल खेल में मजा तो दे सकते हैं, लेकिन गहरी समझ के लिए मोटर सर्किट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। अब अगर इस पूरे विज्ञान को हम स्कूल और क्लास की दुनिया से बाहर निकालकर रोजमर्रा की जिंदगी और वयस्कों की दुनिया में देखें तो ये हर किसी के लिए बहुत प्रासंगिक है। हाँ, वयस्कों के लिए भी ये उतना ही लागू होता है। चाहे कोई पेशेवर हो जो अपनी फील्ड में अपडेट रहना चाहता हो या कोई इंसान जो लगातार नई जानकारी हासिल करने का शौकीन हो। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया कभी उम्र के साथ रुकती नहीं है। ये हमारे दिमाग के सर्किट्स में पूरी जिंदगी चलने वाली घटना है। सही कहा। टॉकिंग स्कूल्स का मॉडल बस बच्चों तक सीमित नहीं है। ये हमारे ऑफिस की मीटिंग्स, सेमिनार्स और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स तक में फैला हुआ है, जहां लोग बस सुनते हैं और भूल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लगातार सिर्फ पॉडकास्ट सुन रहा है या सिर्फ ऑडियो बुक सुन रहा है तो वो असल में कुछ ठोस नहीं सीख रहा है। कड़वा सच है, लेकिन यही बात है। हाँ, मतलब उसे लग सकता है कि वो बहुत ज्ञानी हो गया है, लेकिन जब तक कि उस सुनी हुई बात को मोटर नॉलेज में न बदला जाए, यानी जब तक उसे लिखा ना जाए, उसका नक्शा ना बनाया जाए या उसे किसी व्यवहारिक काम में लागू न किया जाए, तब तक वो सब हवा है। इस शोध का ये सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। आज के समय में हर तरफ से जानकारी की बमबारी हो रही है। ये ब्रेन पेज निर्माण की प्रक्रिया ही है जो इंसान को सूचनाओं के इस ओवरलोड से बचा सकती है। क्योंकि हर दिन हजारों शब्द कानों में पड़ते हैं। हाँ, लेकिन जो बात सक्रिय रूप से हाथों और मोटर सर्किट्स के जरिए प्रोसेस की जाती है वही याद रहती है। लिग्नोग्राफी इस पैसिव लिसनिंग को एक्टिव डूइंग में बदल देती है। मतलब बस सुनो मत, कुछ करो। बिल्कुल। जब सक्रिय होकर जानकारी को उकेरा जाता है तो दिमाग उसे कचरा समझकर हटाता नहीं है, बल्कि उसे एक कीमती टूल की तरह स्टोर कर लेता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। शिक्षा, ज्ञान निर्माण और सीखने का युग अब टॉकिंग स्कूल्स की सीमाओं को पार कर चुका है। एकदम सही। सिर्फ सुनने और रटने से इंसान का कोई भला नहीं होने वाला। अब समय है ब्रेन पेज स्कूल्स की मानसिकता को अपनाने का, जहां सिर्फ शब्दों का शोर नहीं है बल्कि हाथों और दिमाग का तालमेल है। और यही तालमेल जरूरी है। ये क्षणिक समझ से जीवन भर की महारत यानी लाइफ लॉन्ग मास्टरी की ओर जाने का एकमात्र वैज्ञानिक और प्रामाणिक रास्ता है। विज्ञान इसके पीछे एक और परत जोड़ता है कि ये सिर्फ एक नया तरीका नहीं है, ये दिमाग की प्राकृतिक मांग है। बायोलॉजिकल नीड है। बिल्कुल। जानकारी का आसपास होना और उस जानकारी को न्यूरॉन्स में अपना बना लेना, इन दोनों के बीच का एकमात्र पुल ये मोटर एंगेजमेंट और ब्रेन पेज निर्माण ही है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए आज इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहूंगी जो शायद हम सभी को थोड़ा असहज कर दे, लेकिन जिस पर विचार करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। सोचने वाली बात है, अगर हमारा दिमाग केवल मोटर एंगेजमेंट और किसी काम को शारीरिक रूप से करने से ही असली ज्ञान का निर्माण करता है, तो आज की इस डिजिटल दुनिया का क्या होगा? जहां हर चीज बस एक क्लिक दूर है। हाँ, जहां हर रोज इंसान घंटों तक सिर्फ स्क्रीन देखकर, ऑनलाइन वीडियो स्वाइप करके या ऑडियो बुक के सहारे ज्ञान का भंडार इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है,
तो क्या हम अनजाने में अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी गहरी समझ और ज्ञान विकसित करने की उस जैविक क्षमता को पूरी तरह नष्ट तो नहीं कर रहे हैं? ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल है ना? अगली बार जब कोई नया विषय सीखने बैठे या किसी जानकारी को अपना बनाने की कोशिश करें, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या सिर्फ एक निष्क्रिय श्रोता बनकर जानकारी को सुना जा रहा है या मोटर सर्किट्स को जगाकर अपना खुद का एक मजबूत ब्रेन पेज तैयार किया जा रहा है? बहुत ही गहरा विचार है ये। इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं।